मोदी भक्त, बीजेपी को वोट डालकर दहाड़े मौलाना रशीदी। मैं मोदी को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मौलाना ने क्यों मारी पलटी, खुद दिया जवाब। पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। एक वक्त था जब देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जाता था। जब चुनाव होते थे तो मुसलमानों को विपक्ष मोदी का डर दिखाया करता था। लेकिन लगता है अब वो वक्त बदल गया है, क्योंकि अब मुसलमान भी ये बात समझ गया है कि विपक्ष मोदी का डर दिखाकर वोट तो बटोरता है, लेकिन उनके लिए करता कुछ भी नहीं है। इसलिए साजिद रशीदी जैसे बड़े मौलाना भी मोदी के समर्थन में उतर गए और दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए वोट डालकर ऐलान कर दिया कि मैं मोदी को गले लगाना चाहता हूं। देश की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट बटोरने का खूब खेल चला। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद में खुला ऐलान किया जाता था कि मुसलमानों, मोदी को नहीं कांग्रेस को वोट दो। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब उसी राजधानी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी ने खुद पहली बार बीजेपी को वोट डाला और ऐलान किया कि मैंने मुसलमानों के दिल से बीजेपी का डर निकालने के लिए बीजेपी को वोट दिया है। मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। बीजेपी को वोट डालने के बावजूद साजिद रशीदी ने कहा कि वो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि वोट देने का मतलब ये नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया है या फिर बीजेपी में शामिल हो गया हूँ। मैं बस मुसलमानों के दिल से बीजेपी का डर निकालना चाहता हूँ। मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस डर को अपने दिल से निकाल दें। जिस देश में मुसलमानों को मोदी का डर दिखाया जाता रहा हो, उस देश में एक मौलाना का बीजेपी को वोट डालना जहां हर किसी को हैरान कर रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम ऐसे भी है जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक मौलाना ने बीजेपी को कैसे वोट दे दिया। इसलिए मौलाना साजिद रशीदी को लगातार धमकी पर धमकी मिल रही है। व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें खत्म करना है। लगातार धमकी मिलने के बावजूद बीजेपी को वोट देने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने देश के तमाम मुसलमानों से भी अपील करते हुए कहा कि हम बीजेपी से तभी आंख से आंख डालकर बात कर सकते हैं जब बीजेपी को वोट दे। इसलिए अपना हिस्सा मांगने के लिए हमें बीजेपी को वोट देना होगा। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मौलाना साजिद रशीदी आज भले बीजेपी को वोट देकर आए हो और मुसलमानों से भी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें कि ये वही मौलाना है जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद विवादित बयान दिया था कि मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, 100 साल बाद राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वक्फ बिल संशोधन के मसले पर तो मौलाना साजिद रशीदी ने धमकी भरे अंदाज में यहाँ तक कह दिया था कि मोदी सरकार ने अगर वक्फ बिल संशोधन किया तो हिंसा होगी और भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और अब यही मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी को वोट देकर कह रहे हैं कि एक बार मोदी को गले लगाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मुसलमानों से भी बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी में आए इस हृदय परिवर्तन पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज को दिए इंटरव्यू में मौलाना ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन की बात हुई उसको लेकर कुछ मौलानाओं को आपत्ति हुई, और अगर मैं आपका भी नाम लूं तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते होंगे। क्या आपत्ति है वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है, उस एक्ट में अगर बदलाव होता है? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, वक्फ का मतलब है दान करना। वक्फ बोर्ड पर खुद से ये आरोप लग रहे हैं कि इतनी सारी संपत्ति वो हड़प कर, प्रॉपर वर्ड हड़प यूज हो रहा है, उसमें मौलानाओं को क्या नुकसान या फायदा है अगर सरकार कोई संशोधन करती भी है तो? देखिए, एक झूठ इन्होंने फैलाया था बाबरी मस्जिद को लेकर कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक झूठ इन्होंने फैलाया वक्फ बोर्ड के लिए कि 1500 साल पहला गांव, हाँ, 1500 साल पहला मंदिर, वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है। मैं आपके चैनल पे इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, 1500 साल पहले तो वक्फ था ही नहीं। 1500 साल पहले ये वक्फ का जो नैरेटिव आया है, वक्फ का जो मामला शुरू हुआ है, ये तो हमारे जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे सबसे आखिरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद में शुरू हुआ। वो करीब 1400 साल पहले थे। उनके वक्त में पानी की कमी थी। एक उनके साथी थे हज़रत उस्मान, जिनका नाम है, जो तीसरे खलीफा भी हुए। उन्होंने एक कुआं खरीदकर मुसलमानों को वक्फ किया, अच्छा, पानी का। वहां से वक्फ शुरू हुआ। ये दान अल्लाह के नाम पर देना वहां से शुरू हुआ। 1500 साल पहले तो वो था भी नहीं। इतना बड़ा झूठ कि साहब 1500 साल पुराना गांव जो है वक्फ, उस पर कैसे दावा कर सकता है? तो वक्फ मतलब दावा नहीं कर रहा है। बीजेपी ने पैसा देके उस आदमी को खड़ा कर दिया कि तुम दावा करो कि साहब ये वक्फ की जमीन है। झूठा नैरेटिव, बिल्कुल कोई वक्फ का मामला नहीं है। दूसरी बात, 1954 में आजादी के बाद में वक्फ एक्ट बना,
वक्फ एक्ट बनने के बाद देश की सरकार ने सारे हिंदुस्तान, सारे मुल्क के अंदर एक सर्वे कराया और पता किया कि वक्फ संपत्ति किस जगह कितनी है। उसका एक डाटा सरकार ने तैयार किया। 1970 में सरकार खुद गजट लेकर आई, भारत सरकार गजट लेकर आई और उसने उन सब संपत्तियों को शामिल किया। दिल्ली में जितनी जगह थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी, यूपी में जितनी जगह थी वो यूपी बोर्ड को दे दी। हर स्टेट में अलग अलग बोर्ड बना के उनको वो संपत्ति हैंडओवर कर दी गजट के जरिए। 1970 के गजट के जरिए से वो जगहें वक्फ बोर्ड को हैंडओवर हो गई। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने मुझे 10 प्रॉपर्टी दी हैं लिखित में, 11वीं पे कैसे दावा कर सकता हूं मैं? कॉमन सेंस है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 1970 का गजट मौजूद है, सारी गजट में सारी संपत्तियां मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर एक और बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे, दिल्ली के अंदर करीब 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, इनके पास है और नाजायज कब्जे में है इनके। 250 बीघा, कहीं 20 बीघा है, कहीं 25 बीघा है, कहीं 100 गज है, कहीं 500 गज है, कहीं 1000 गज है। पूरी दिल्ली में लिस्ट है मेरे पास। अगर मुझे जहन में होता तो मैं लिस्ट लेके आता, आपको भी कॉपी देता। गजट की कॉपी भी है मेरे पास और लिस्ट की कॉपी भी है। वो सारी जगहें ऑक्युपाइड हैं गवर्नमेंट की एजेंसियों के पास। आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं, देखिए किरण रिजिजू का बयान आपने भी सुना होगा पार्लियामेंट में। उन्होंने 2 बातें कही मुख्य रूप से। एक बात तो ये कही कि साहब वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उनको सीमित करने के लिए हम ला रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वक्फ बोर्ड जो है जिस जगह पे हाथ रख देता है वो जगह उसकी हो जाती है। यही नैरेटिव है, यही है ना। मैं सुबह नहीं, को उठूं और पार्टी मेरी, नहीं आप मुझे बताइए, ये बात सच है कि मैं सुबह को उठूं और मेरी प्रॉपर्टी पर अगर हरा बोर्ड लगा हुआ हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो मेरी प्रॉपर्टी गई, मैं प्रूफ नहीं कर सकती? मैं उसी को बता रहा हूँ माफ कीजिए, उसी को मैं बता रहा हूं जो दिल्ली के अंदर गजट में प्रॉपर्टीज हैं। सपोज कीजिए, देखिए आज तक भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां तक वक्फ बोर्ड पहुंच नहीं पाया और वो मेरे और आपके किसी के भी कब्जे में है। पहाड़गंज में आप चले जाइए, मैं सैकड़ों प्रॉपर्टी आपको दिखा दूंगा जो वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं है और वो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, गजट में मौजूद हैं। सैकड़ों प्रॉपर्टी खाली पहाड़गंज के अंदर। वक्फ बोर्ड उन पर दावा क्या उनके पास भी नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड जब अपनी प्रॉपर्टियों को ही नहीं ले पा रहा है तो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कैसे दावा कर सकता है? 1995 में एक संशोधन आया था वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में। उसमें कुछ चीज़ें दी गई थी बोर्ड को, कुछ शक्तियां दी गई थी। 2 बड़ी शक्ति उसमें थी। एक तो ये था कि आप जो आपकी किराए पर प्रॉपर्टियां हैं उनका पुराना किराया 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, ऐसे जो पुराना किराया होता था वही आज तक चला आ रहा है। उसमें यह कहा गया वक्फ बोर्ड को कि अब आपको इख्तियार है, अमेंडमेंट हो गया है, आप जो है अपनी प्रॉपर्टी का किराया आज के सर्किल रेट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। एक शक्ति तो ये मिली। दूसरी शक्ति ये मिली कि जो सीईओ होता है वक्फ बोर्ड का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको 54 का नोटिस, एक पावर उसको दी गई कि आप जो प्रॉपर्टियाज ऑक्युपाइड हैं आप उनको नोटिस दीजिए 54 का और एसडीएम और पुलिस के माध्यम से उसको खाली करा लीजिए। ये शक्ति उसको दी गई। ऑक्यूपाइड किससे ऑक्यूपाइड है? किसी पे भी, सरकार के पास या प्राइवेट किसी के पास, अगर नाजायज कब्जा है वक्फ बोर्ड की जगह पे किसी का, तो आप उसको 54 का नोटिस दीजिए, या तो वो किराया कराए या उसको आप खाली करा लीजिए, वापस ले लीजिए। अच्छा, इसमें एसडीएम और पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया कि पुलिस और एसडीएम के बगैर उनके हो भी नहीं सकता, झगड़ा होगा। 1995 का एक्ट 2013 में इंप्लीमेंट हुआ, उस पर 95 से 2013 में जाके इंप्लीमेंट हुआ। 2013 में जब इंप्लीमेंट हुआ और ये शक्तियां वक्फ बोर्ड को मिली, कुछ टाइम गुजरने के बाद 2014 में बीजेपी सरकार आ गई। अब जिस प्रॉपर्टी पर भी वक्फ बोर्ड कहता है कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसे वापस करो,
तो ना तो एसडीएम साथ देता है, ना पुलिस साथ देती है, क्योंकि पुलिस जो है बीजेपी के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है, दिल्ली की। तो हम मुझे बताइए, उन 250 बीघे प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अभी तक नहीं ले पाया। एक प्रॉपर्टी, ताज ओबराय होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, दिल्ली पब्लिक स्कूल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। ये गजट, अच्छा, ये गजट 70 के हिसाब से बता रहे हैं। 1970 का जो सरकारी गजट है, उस गजट में मौजूद है ये। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि भाई ये बेंच मेरी है, इसके प्रूफ है मेरे पास। ये कहते हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी अगर है आपके पास तो उसके पेपर भी होंगे। है हमारे पास पेपर, 1970 का सरकार का गजट मौजूद है।